नाज़रीन आदाब, इस्तक़बाल है आपका इस ख़ास प्रोग्राम में जहां बात होती है आपके हक़ की और कानून को जानने और समझने की। 16 से 21 फरवरी तक 20 मुल्कों के सरबराहान की शिरकत, दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के आला अफसरान की बातचीत और दिल्ली के भारत मंडपम में हज़ारों लोगों का मजमा। और इस सब के दरमियान जो दो लफ्ज़ सबसे ज़्यादा सुनाई दे रहे थे वो थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की इस पेशकश में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानेंगे और ये भी समझेंगे कि पुलिस के काम पर, पब्लिक सेफ्टी की बात की जाए तो उसके लिहाज से, और मुल्क की हिफाजत की बात की जाए तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से अपना अहम किरदार अदा कर रही है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1130। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hopdurdu@gmail.com। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमंत तिवारी। आप साउथ ईस्ट दिल्ली में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और इससे पहले आप IFSO में भी DCP की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। और आपके अलावा आज हमारे साथ जो दूसरी ख़ास मेहमान मौजूद हैं वो हैं माहिर कानून प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता गगनेजा। आप दोनों का आज की इस पेशकश में हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। और आपके अलावा हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो डॉक्टर श्वेता गगनेजा से जानना चाहूँगा कि हमारे जो व्यूवर्स इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं वो ये जान सकें कि आखिर ये क्या टेक्निक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसको किस तरह से समझा जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले मुझे इस पेशकश में शामिल करने के लिए। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको हमने हर क्षेत्र में उसको हमने इंटीग्रेट किया है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, अर्बन प्लानिंग हो। लेकिन इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी ज़रूरत क्यों है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले देखिए किसी भी सरकार के लिए, किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी हो जाता है कि उसके जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, उनकी सेफ्टी को सुनिश्चित करना। तो जब देश में क्राइम कम होता है तो उससे क्या होता है, उस देश की जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप समझें तो ये एक एल्गोरिदम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जो कि बहुत ही मेटिकुलसली डिज़ाइन किया गया है, तो जिससे कि आप जो ह्यूमन माइंड है उसको आप इमिटेट कर सकते हैं, ह्यूमन माइंड की जो कैपेबिलिटी हैं उसको आप इमिटेट कर सकते हैं। तो जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं, जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये डबल एज्ड सोर्ड की तरह काम करता है ना, बल्कि ये हमें सिक्योरिटी और सेफ्टी ही नहीं मुहैया कराता, साथ के साथ ये एफिशिएंसी भी लेके आता है, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट हो, पब्लिक सेफ्टी हो, गवर्नेंस हो। तो यहाँ पे मैं आपको कोट करूँगी कि कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं स्टुअर्ट रसल और पीटर वॉरविक। इनका ये मानना है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उन्होंने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर आप क्षमता देखेंगे तो इसमें डिसीजन मेकिंग पावर है, इसमें काम करने की शक्ति है और इसमें सीखने की भी क्षमता है, ताकि ये नई सीख के नई नॉलेज को भी जनरेट कर सकता है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि 1956 में सबसे पहले जो आर्टिफिशियल टर्म है इसको कॉइन किया था मैकार्थी ने। उन्होंने ये कहा था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लॉजिक और रीजनिंग को अगर हम इन्फ्यूज़ करते हैं एक मशीनरी में तो वो जो मशीनरी है वो एक इंसानी दिमाग की तरह हमें रिजल्ट दे सकती है। यानी आज जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिजल्ट देखते हैं वो एक इंसानी दिमाग की तरह का रिजल्ट हमारे सामने बिल्कुल आता है। और इसमें जो आपने बात कही कि सबसे ज़्यादा
इसको जो हम इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी इसका जो महत्व है वो बढ़ जाता है। इसी सवाल के साथ डॉक्टर हेमंत के पास जाना चाहूँगा कि अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो कितनी अहम हो जाती है ये तकनीक, और क्या आप इसको इनोवेशन तक ही महदूद रखते हैं, लिमिटेड रखते हैं, या आप इनोवेशन से उसको एक गेम चेंजर की तरफ भी लेकर के जाते हैं? लोकल पुलिसिंग है, उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके महत्व पे मैं जाने से पहले थोड़ा सा एक बार जो मैडम ने अभी बताया उसके बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। आप लोग ऐसा समझिए कि मैंने अपने पास ये मोबाइल फ़ोन रखा है। आप सभी जो लोग हैं, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनकी शैक्षणिक स्तर जो भी हो, लेकिन सभी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। ये मोबाइल फ़ोन मात्र लगभग 3 दशक पहले 1995-1990 के दशक में इंट्रोड्यूस हुआ, और 2000 के दशक से इसने जो पब्लिसिटी है ज़्यादातर लोगों के पास अवेलेबल हुआ। आज अगर कोई साक्षर नहीं भी है, कोई दूर ग्रामीण गांव में महिला भी है जो अपना कार्य कर रही है, लेकिन वो अपने मोबाइल ज़रूर यूज़ कर रही है किसी न किसी तरीके से जी। तो अब मैं आता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तो हमारे लिए नया है, लेकिन अब हम सभी लोग अगले 1 दशक 2 दशक में ये देखेंगे, ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा, जैसे कि ये मोबाइल पिछले 2 से 3 दशकों में बन चुका है। तो हम में से कोई भी जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अछूता नहीं रह सकता। अब आते हैं कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसका लॉ एनफोर्समेंट में क्या उपयोग है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटेशन लेवल पे तक नहीं रह गया, जो पहले होता था कि एक नया टूल आया, इसको एक्सपेरिमेंट करें कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे करके ये हमारी जो सभी प्रोसेसेस हैं उसमें इंटीग्रेट होता जा रहा है और हमारी कोर पुलिसिंग का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। कई बार हम ये रियलाइज़ भी नहीं कर पाते कि ये कैसे हिस्सा बन रहा है, लेकिन हमारे जो डे टू डे वर्क है, डे टू डे वर्क में आइए, जैसे आप समझिए कि हमें रात में पेट्रोलिंग करनी है, तो हम ये सोचते हैं कि हम पेट्रोलिंग कहाँ करेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल हैं, जो नॉर्मल हमारे पास डेटा है, पिछले 10 दिनों में क्या कॉल आ रही हैं, पिछले 1 महीने में क्या कॉल आई हैं, पिछले साल इसी महीने में क्या कॉल आई थी, तो उनको ये इजीली एनालाइज करता है और अब फिर हमें जो अपनी पेट्रोलिंग लगानी है या पिकेट लगानी है, तो हमारे पास डेटा आ जाता है कि इस रोड पे इस समय में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो वहाँ हम पिकेट लगाते हैं, गाड़ी चेक करके उनकी स्पीड स्लो हो सकती है। इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ज़्यादा रॉबरी की कॉल आती हैं, ज़्यादा स्नैचिंग की कॉल आती हैं, तो वहाँ पे हम अपनी एडिशनल पेट्रोल लगा सकते हैं। आसपास के किसी की पॉइंट पे हम वहाँ पे अपना कोई एक पिकेट लगा सकते हैं कि ताकि यहाँ पे जो भी रोग एलिमेंट घूम रहे हैं हम उन्हें पकड़ सकें। ये तो बात हुई हमारी प्रेडिक्टिव पुलिसिंग की। सेकेंडली हम आते हैं कि हमारा जो डाटा एनालिसिस है। अब आप जानते हैं दिल्ली में अभी 16 फरवरी को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने जो हमारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसके प्रथम चरण को लागू किया है। इसमें पूरी दिल्ली में हज़ारों कैमरे लगाए गए हैं। अब आप देखिए इसमें कितना डाटा होगा। जो भी लोग इनके जो कंट्रोल रूम है उनको मैन कर रहे हैं, तो वो सभी चीज़ों पे एक साथ ध्यान नहीं दे सकते। इसके लिए हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल हैं जो रियल टाइम एनालिसिस करते हैं आपके बॉडीली बिहेवियर का और बाकी सारी चीज़ों का, और अलर्ट रेस करते हैं, जिससे हम समझ पाए कि किस जगह पे कोई गलत कार्य हो रहा है, कहीं पे कोई प्रदर्शन हो रहा है या कहीं पे किसी तरीके के कोई काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, और उसके हिसाब से हम एक प्रिवेंटिव पुलिसिंग के स्टेप ले सकें। तो आपने जैसे कहा, आपने प्रेडिक्टिव की बात की, तो अब रिएक्टिव से प्रेडिक्टिव पुलिसिंग की तरफ एआई लेकर के जा रही है हमारे पूरे सिस्टम को। बिल्कुल, प्रेडिक्टिव पुलिसिंग पहले भी थी, लेकिन अब चूँकि हम लोग तकनीकी क्षेत्र में इतने आगे बढ़ गए हैं, तो पुलिस इस जो बदलाव से पीछे नहीं रह सकती। आप देखिए आज हमारा जो सबसे ज़्यादा बड़ा क्राइम है वो साइबर क्राइम है। अगर पुलिस चाहे अपने आप को एआई से अपडेट करना या ना चाहे, ये हमारी मजबूरी है कि हमें अपडेट होना पड़ेगा। अगर हमें बदलती हुई तकनीकी के साथ रहना है, बदलते हुए समाज को अगर हमें सर्व करना है और एक बेटर पुलिस फोर्स बन के उभरना है, तो हमें इसमें बिल्कुल अपडेट रहना ही पड़ेगा। तो और हम रह रहे हैं, रहना पड़ेगा, और हम तैयार भी हैं, और तैयार हैं, और हम ये कह सकते हैं कि हम एक कदम आगे हैं।
एक कदम आगे हैं, और उसके बाद भी कहते हैं सितारों से आगे जहां और भी हैं, एक कदम के बाद भी और भी अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है। श्वेता जी से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह एआई के माध्यम से, जैसे हमने देखा कि पुलिस के पूरे वर्क स्टाइल के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं इसके ज़रिए। तो अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करते हैं जहाँ एआई को हमने देखा बहुत पहले से काम करते हुए, तो हम अभी भारत को आप कहाँ देखती हैं, और दूसरी कंट्रीज़ में वो एआई के ज़रिए किस तरह से अपने डिफेंस सिस्टम को पूरे मैकेनिज़्म को किस तरह से वो तैयार कर पा रहे हैं? जैसे अभी सर ने भी जिक्र किया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सिर्फ जो क्राइम है प्रिडिक्ट ही नहीं करता, उसको प्रिवेंट करने में भी मदद करता है। देखिए, जो प्रिडिक्टिव पुलिसिंग है, अगर हम देखें तो हम इसमें देखते हैं इसकी भी स्टेजेस हैं। जैसे सबसे पहले स्टेज है डेटा कलेक्शन, जैसे सर ने बताया कि सबसे पहले आप एक हॉटस्पॉट को एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा एक सेंसिटिव एरिया है, उसको एनालाइज कर सकते हैं। डेटा कलेक्शन है, फिर डेटा एनालिसिस है, क्योंकि उसको डेटा एनालाइज करने में भी आर्टिफिशियल बहुत मदद करता है। फिर उसके बाद पुलिस का एक्शन है, और फिर पुलिस रिस्पॉन्स है। सो बेसिकली दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ द प्रिडिक्टिव पुलिसिंग। अगर हम इंडिया की बात करें और हम और देशों के साथ कंपैरिजन करें तो देखेंगे कि देखिए यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, यूएई है। इन कंट्रीज़ ने बहुत अच्छे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रिडिक्टिव जो पुलिसिंग है और प्रिवेंटिंग पुलिसिंग में बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया है। यहाँ पे जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे एआई पावर टूल है जो बेसिकली दुबई में यूज़ हो रहा है। दुबई में उनके पास एक एआई पावर टूल है, बेसिकली एक रोबोट जो कि असिस्ट करता है एक क्राउड को या फिर एक टूरिस्ट प्लेस को, उसको असिस्ट करता है। तो देखिए, अगर आप एआई जो पावर टूल की हम बात करते हैं, इससे क्या होता है कि जो पुलिस है उस पे जो प्रेशर है वो कम होता है और जो वर्क एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती है। देखिए, इसमें ये मैं बताना चाहूँगी कि हमारे देश में अभी इस स्टेज पे मैं बोलूँगी कि हमने एआई पे अभी डेवलपमेंट हो रही है। हम ये नहीं कह सकते कि वी आर फुली डेवलप्ड एंड वी हैव फुली इंटीग्रेटेड। सो वी हैव टेकन स्टेप्स, वी हैव टेकन very important strides as far as the integration of the artificial intelligence is concerned. और अगर हम डिक्लेरेशन देखते हैं, दिल्ली डिक्लेरेशन, तो उसके अंदर भी ये बात सामने आई है कि हमें काफ़ी कुछ करना है। और यहाँ पर मैं हेमंत जी से भी जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से एआई पावर टूल की अभी श्वेता मैम ने बात की, क्या इस तरह के कुछ हमारी अभी टूल्स या प्लेटफॉर्म्स हैं एआई जिसके ज़रिए जो है हम अपने जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको और ज़्यादा मजबूत कर पा रहे हैं? हमारे पास दिल्ली पुलिस में एआई बेस्ड ऐसे कई एल्गोरिदम हैं जो ना केवल प्रेडिक्टिव पुलिसिंग बट जो हमारे रिस्पॉन्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा शार्प और बहुत ही ज़्यादा मतलब वी कैन से कि इमीडिएट रिस्पॉन्स में हमें हेल्प कर रहे हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास मॉडल है वो है हमारे पुलिस कंट्रोल रूम में, जिसमें हमारे पास दिल्ली में प्रतिदिन हज़ारों कॉल आती हैं, लगभग 35 to 40,000 से ज़्यादा पीसीआर कॉल आती हैं। तो हम उसमें जो भी एक पीसीआर कॉल का ट्राइज होता है और जो इम्पोर्टेंट कॉल हैं जिसमें इमीडिएट रिस्पांस की ज़रूरत है तो हम उनको प्रायोरिटाइज करते हैं एआई प्रेडिक्टिव मॉडल्स से। उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं, उसमें जो वॉइस का मॉड्यूलेशन होता है उसका यूज़ होता है, ताकि अगर कोई डिस्ट्रेस में हो तो उसकी कॉल सबसे पहले अटेंड की जाए, रेड फ्लैग जनरेट हो और जो निकटतम पीसीआर जहाँ से ये कॉल आ रही है वहाँ पे जाके ये उसको रिस्पॉन्ड करे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने बहुत सारे जो ऐप्स हैं वो बनाए हैं और वो ऐप्स पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं। पहले हमारा हिम्मत ऐप होता था, अब हमारा से हेलो ऐप है कि अगर कहीं पे भी कोई विमेन अगर डिस्ट्रेस में हैं तो उस ऐप को अगर वो सिर्फ उन्होंने अपने मोबाइल में अगर उसको रख रखा है, उसको सिर्फ एक तरीके से मोबाइल हिलाएंगे तो उसके बाद भी अलर्ट जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके की कई चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा डाटा एनालिसिस में हमारे यहाँ काफ़ी एआई के जो टूल्स हैं उनका यूज़ हो रहा है, जिसके कारण हम एक बेहतर पॉलिसी बना पा रहे हैं। और इन जो डेटा एनालिसिस में जो हम यूज़ कर रहे हैं इसके कारण ये हो रहा है कि हमारे बहुत मैन आवर्स हैं, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स का जो
पहले जो नॉर्मल एनालिसिस में लगते थे वो बच रहे हैं, जिसके कारण हम कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव को और ज़्यादा समय दे पा रहे हैं। बहुत खूब आपने इसके बारे में जो बताया। अगर हम इनको समझते हुए ये भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि जब भी कोई नई तकनीक आती है तो एक मसला ये आता है कि अगर उसका कहीं गलत इस्तेमाल होगा तो किस तरह से हम उसको डील करेंगे। तो हमारे देश में वो कौन से कानून हैं अगर कहीं इस तरह के वाक़यात होते हैं, कहीं अब डेटा चोरी होता है या AI के ज़रिए कुछ अलग तरह का कोई कंटेंट तैयार कर दिया जाता है, तो श्वेता जी वो कौन कौन से कानून हैं हमारे मुल्क में इस तरह के मामला को हैंडल करने की? जी देखिए, अगर हम AI स्पेसिफिक लॉ की बात करें तो अभी के टाइम पे हमारे पास कोई ऐसा डेडिकेटेड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करे कोई लॉ नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डीप फेक की बात करें, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, डीप फेक है कि अगर किसी की इमेज को मॉर्फ किया गया है या उसको शेयर किया गया है या उसको किसी पर्पस के लिए यूज़ किया गया है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जिससे कि जो कि आज के टाइम में जी, तो हम लेकिन उसको वो 2000 का एक कानून है, 2000 का एक कानून, और AI अब उसके बाद में हमने बिल्कुल देखा है। और उसके बाद हमारे पास रेगुलेशन भी है, 2021 की रेगुलेशन भी है। तो अगर हम लॉ की बात करें तो ऐसा सच हमारे पास लॉ नहीं है, लेकिन मैं इस पे ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो भी एविडेंस है, जैसे मान लीजिए कोई मेल है या फिर कोई सोशल मीडिया की पोस्ट है, उसकी जो वो भी एक एविडेंस है, उसको हम डिजिटल एविडेंस मानेंगे। और वो जो एविडेंस है उसकी जो मान्यता है, अगर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखें तो सेक्शन जो 61 है ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसकी जो वैलिडिटी है वो सेम है जैसे कि अदर डॉक्यूमेंट की है, और उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता ओनली ऑन दिस ग्राउंड कि इट इज़ अ डिजिटल एविडेंस। तो मैं ये कहूँगी कि अभी हमने इस पे जो है काम करना भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि AI अभी सबमिट हुआ है, तो उसमें जुडिशल एस्पेक्ट, पब्लिक सेफ्टी, गवर्नेंस, लॉ एनफोर्समेंट, तो इन मुद्दों पे काफ़ी हमने चर्चा की है। तो आई एम श्योर आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं हम इस पे कोई ना कोई रेगुलेशन लेके आएंगे। बिल्कुल आपने कहा, और आपने IT एक्ट 2000 की भी चर्चा की। इसमें मैं एक और कानून के तहत भी मैं जानना चाहूँगा सवाल हेमंत जी से कि इसमें DPDP एक्ट जो हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून है, वो किस तरह से इसके अंदर एक अहम रोल प्ले करता है कि अगर कहीं किसी के साथ डेटा का चोरी हो रहा है या उसकी प्राइवेसी को ख़तरा हो रहा है, उसका प्राइवेट डेटा कहीं चला गया, तो उस हमने इस कानून के ज़रिए कितना हमने उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जो एक आम आदमी का देखा जाए तो असली डाटा है। इसमें मैं आपको जो मैडम ने बताया था कि अभी तक हमारे पास AI अगर स्पेसिफिक कहा जाए कि जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिटेल में चर्चा की गई हो, इस तरीके का कोई स्पेसिफिक डेडिकेटेड कानून नहीं है। लेकिन अभी 2023 जो हमारे तीनों जो मेजर एक्ट हैं, जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये 2024 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में ये लागू हो चुके हैं। और इनके जो विभिन्न जो इसके सेक्शन हैं वो इस एस्पेक्ट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बखूबी कवर करते हैं। तो आप जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनको इस बात की बिल्कुल ये बात बताना चाहता हूँ कि आपको किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम कानून के विषय में या किसी रेगुलेशन के विषय में हम या हमारी सरकार अपरिपक्व है और आपके डाटा या आपके डिजिटल फुटप्रिंट की सेफ्टी हम नहीं कर सकते हैं। जो हमारे पास कानून है उसमें समस्त चीज़ें हैं, कोई भी एस्पेक्ट आता है उसको हम ऑलरेडी जो कानून हमारे पास है उससे हम कर सकते हैं। अब मैं आपके सवाल में आता हूं कि आपने जो बताया डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये डाटा प्रोटेक्शन एक्ट अगर हम दूसरे देशों से अगर हम तुलना करें तो ये उतना अभी सख्त नहीं है कि जिसमें बहुत ज़्यादा मीन्स सख्त धाराएं हों या सख्त सज़ा का प्रावधान हो। लेकिन ये इतना ज़रूर है कि जो डाटा जो पब्लिक कंपनीज़ हैं, या लेट्स सपोज करें कि आपने कोई डाटा बैंक को दिया, आपका कोई डाटा सरकार की किसी एजेंसी के पास है, ये समस्त डाटा पूर्णतः सुरक्षित है। इसके लिए जो जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं देश में अलग अलग तरीके से, इसी तरीके से डिजिटल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकार ने 2024-25 में घोषित किए हैं कि ये जो पर्टिकुलर ये जो डाटा बैंक हैं या ये जो सर्वर हैं जहाँ पे भारतीय नागरिकों के डाटा सुरक्षित हैं, वो क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। उन पे कोई अगर
हैक करने की कोशिश करता है या अटैक करने की कोशिश करता है तो वो साइबर टेररिज्म के अंदर आता है, जो कि सेक्शन 66F ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर कवर होता है, जिसमें बहुत ही सख्त सज़ा का प्रावधान है। सजाओं के साथ साथ सर ये भी जानने, क्योंकि आप IFSO में भी DCP के ओहदे पर रहे, तो आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग जहां एक तरफ AI टेक्नोलॉजी के फ़ायदे देखते हैं वहाँ इसके नुकसान भी लोगों के सामने आते हैं, और वो ज़्यादातर तभी लोगों को पता लगता है जब वो उसका नुकसान उठा चुके होते हैं। इस AI टेक्निक से किस तरह के फ्रॉड और किस तरह के नुकसान लोगों के साथ हो रहा है, मैं चाहूँगा आप वो भी हमारे इस वक्त व्यूवर्स को बताएं, ताकि लोग ये जान सकें कि ये तमाम चीज़ें AI के माध्यम से होती हैं और उनके साथ भी अगर ऐसी कोई घटना होती है तो वो क्या करें। हनुमान जी, मैं आपका ये सवाल लेने के पहले जो मैं अपनी बात कह रहा था, जी। उसका जो दूसरा एस्पेक्ट है जो मैं आप लोगों को मीन्स जागरूक करना चाहता था कि हमें अपना अगर डिजिटल डाटा सेफ रखना है तो इसमें हमारी जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज हमें लगता है कि हमारा डाटा कोई सरकारी एजेंसी से लीक हो रहा है, वो वैसा नहीं है। हमारा डाटा लीक होता है जब हम हर छोटी छोटी जगह पे अपना डाटा शेयर करते हैं। कोई हम अपनी चीज़ किसी को देते हैं, उसमें ये मेंशन नहीं करते कि लेट्स सपोज आपने आधार कार्ड कहीं पे दिया, तो वो आप आधार कार्ड किस कार्य के लिए दे रहे हैं, आप इस चीज़ का मेंशन नहीं करते। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी जिसका दुरुपयोग हो सकता है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं UIDAI से हमारे डाटा में कोई थेफ्ट हो गए हैं। तो जैसे आप अपने सोने के सामान को सुरक्षित रखते हैं, जैसे आप इम्पॉर्टेंट जो लिगेसी के आइटम होते हैं आपके परिवार के, उनको सुरक्षित रखते हैं, ऐसे ही आपका व्यक्तिगत डाटा ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने व्यक्तिगत डाटा के लिए इतना ही सजग रहना पड़ेगा। जब आप अपने डाटा के बारे में उस तरीके से सोचेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हम आधी लड़ाई तो यहीं जीत गए हैं। अब मैं हनुमान जी आपके सवाल पे आता हूँ कि AI का किस तरीके से दुरुपयोग हो सकता है। ये सिंपल सी बात आप समझिए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो तो एक आप समझिए चाबी है। अब इससे आप कौन सा ताला खोलना चाहते हैं, वो आपको स्कूल का भी ताला खोल के आपको ज्ञान के रास्ते पे भी ले जा सकता है, और वो आपको एक क्रिमिनल वर्ल्ड का ताला भी खोल के आपको क्राइम के रास्ते पे ले जा सकता है। तो जो आज हम देख रहे हैं इतने सारे जो साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, उन साइबर क्राइम में AI का बहुत ही भर भर के और इसका फ्रीली यूज़ हो रहा है। बिकॉज AI टूल्स आर नाउ फ्रीली अवेलेबल, दे आर नॉट रेगुलेटेड एट एनी लेवल बाय एनी कंट्री। तो उसका यूज़ क्या होना है वो तो जैसा मतलब AI द मशीन, जो वी आर द मास्टर, जो हम उसे कमांड देते हैं वो उस कमांड का फॉलो करता है। वो आपको बता देगा कि अगर आपको उससे कोई जानकारी चाहिए कि ये चीज़ है, इसका किस तरीके दुरुपयोग हो सकता है, उसके वो आपको 10 तरीके बता देगा। अगर आपको उसका सदुपयोग करना है, उस चीज़ का सदुपयोग कैसे हो सकता है, उसके 10 तरीके बता देगा। एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें कि AI का दुरुपयोग कैसे हो रहा है, तो आप देख रहे हैं जितनी भी ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, इट इज़ बीइंग रन बाय यूजिंग द AI प्रेडिक्टिव मॉडल्स। जितनी भी ये डीप फेक चीज़ें हैं, आज आप देखिए आपको जो फ़ोटो दिखती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो आप दावे से नहीं कह सकते ये सच है या जो झूठ है। जिस तरीके की कहानियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो आप नहीं कह सकते कि ये सत्य में घटनाएं हैं या ये किसी AI डाटा मॉडल को यूज़ करके बनाए गए इंसिडेंट हैं। तो इसका दुरुपयोग किसी भी तरीके से हो सकता है। ये हमारी सोचने समझने की शक्ति को भी प्रभावित कर सकता है। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा बैलेंस होके चलना पड़ेगा, और जो भी कंटेंट हम देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो जब तक वो सत्यापित ना हो उसे सही नहीं मानना चाहिए। जब तक सत्यापित ना हो उसे सही नहीं मानना है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके आसपास है, लेकिन आपको ये खुद चेक करना होगा कि उसके अंदर सही और गलत क्या है। और सबसे ज़्यादा जो हेमंत जी ने इस वक्त बात कही वो है हमारा डेटा, जिसकी हिफाजत सबसे पहले हमें खुद करनी है, और वहीं से ही उसके ही लीक होने से फ्रॉड की शुरुआत होती है। और भी इस मुद्दे पर बातचीत होगी, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ जो लॉ के स्टूडेंट मौजूद हैं उनके सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट के जवाब। तो यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कब तक चलेगा? दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण कानूनी पहलुओं पर सलाह देकर और पात्र व्यक्ति को वकील नियुक्त करके मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। पात्रता: महिलाएं एवं बच्चे, कस्टडी में व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, एसिड अटैक पीड़ित, SC ST, HIV/AIDS संक्रमित व्यक्ति, मानव व्यापार या बिगाड़ का शिकार व्यक्ति, औद्योगिक कर्मी,
वरिष्ठ नागरिक अथवा किन्नर जिनकी वार्षिक आय 4 लाख से कम हो, वह व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो। टोल फ्री 24/7 हेल्पलाइन 1516 पर आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में, जहां हम कानून को जानने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं आपके हक और हुकूक की। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से हमारे मुल्क के निज़ाम पर, पब्लिक सेफ्टी के निज़ाम पर और पुलिस के वर्क स्टाइल के ऊपर असर डाल रहा है। इस पर हमने अभी तक बातचीत की और अब अपने प्रोग्राम के सेगमेंट में चलते हैं, जहाँ स्टूडेंट्स के सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट के जवाब। क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? गुड आफ्टरनून सर, दिस इज़ यशवंत सिंह एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आज के जो टाइम में एआई जो है वो बेटर टूल है, बट एज अ लॉ स्टूडेंट जो हमारी पहले ट्रेडिशनल रिसर्च थी एंड जो अभी एआई रिसर्च है, उसमें क्या ऐसा है कि एडवोकेट्स जो है उसमें इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंस हो रहे हैं? डिपेंडेंसी बढ़ रही है और पुराने समय में मुझे लगता है श्वेता मैम आपके मतलब का ज़्यादा क्वेश्चन ये लग रहा है, क्योंकि उन्होंने रिसर्च से पूछा है कि पहले जो लॉ के हमारे स्टूडेंट होते थे वो रिसर्च करते थे और अब जो है सब एआई की तरफ बढ़ चुके हैं। तो कितना जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ी है, और क्वालिटी वाइज भी मैं चाहूँगा आप इस पर बताएं कि कितना फ़र्क महसूस हो रहा है। जी, मैं बच्चे आप में इसको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले अगर हम एआई और रिसर्च को देखें, एआई इज़ फ्यूचर, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एज अ लॉ स्टूडेंट और अ लॉ प्रोफेशनल और किसी भी क्षेत्र में आप हैं, तो हमें कम्प्लीटली एआई पे डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि एआई पे अगर आप कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं तो ये बहुत सारी जो इंसान की जो क्षमताएं हैं, जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं, रिसर्च एनालिसिस होते हैं, वो कहीं ना कहीं आप जब एक मशीन पे डिपेंड होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग से काम करना बंद कर देते हैं। और मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि एक वर्ड है हेलुशियन। उसके अकॉर्डिंग उसका मतलब ये है कि अगर आप 10 टाइम्स प्रॉम्प्ट करते हैं किसी भी एआई सॉफ्टवेयर को या चैट जीपीटी की अगर हम बात करें, तो ये रिसर्च ये कहती है कि 6 टाइम्स अगर आप 10 टाइम प्रॉम्प्ट करेंगे तो 6 बार ये अनुमान है कि वो आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत देगा। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी इस प्रोग्राम के माध्यम से कि हमें कम्प्लीटली एआई पे रिलाई नहीं करना है, हमें अपने दिमाग के साथ भी काम करना है, ताकि हम इसके जो रिज़ल्ट हैं, जो बेटर रिज़ल्ट हैं, क्योंकि हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जैसे मैंने पहले भी बताया, सर ने भी बात करी कि एआई इज़ अवर फ्यूचर, लेकिन इस फ्यूचर के साथ साथ इन टूल्स को, जो एआई के जो टूल्स हैं, इनको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि हमें एआई लिटरेसी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लॉ हमारे पास नहीं है, लेकिन सोसाइटी को लिटरेट करना अबाउट द सिग्निफिकेंस, अबाउट द चैलेंजेस विच आर एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ द एआई, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और उसके लिए इस तरह के प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, जिसलिए आज हम आपके साथ बैठ करके इस पर चर्चा कर रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ पुलके जेमनी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जैसे साइबर के इंचार्ज हैं, आप लोग भी एआई यूज़ करते हैं टू फेच द इंफॉर्मेशन, पर सर जब एआई का ही सामना एआई से होता है तो आपको इसमें कुछ क्लैशेस नहीं लगते? जी, बड़ा एक अहम सवाल है कि एआई के मुकाबले एआई ही खड़ा है, तो फिर कैसे? जी नहीं, इसमें जो मैडम ने जो बात कही है, उस बात को थोड़ा सा आप लोग जब यहाँ से फ्री होंगे उस पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है। एआई क्या है? मीन्स एआई हमने बनाया है किसी मानव के दिमाग ने, या कई मानवों के दिमाग ने मिलके कई टूल बनाए जिनको एकीकृत किया गया, तो वो एआई के रूप में जाने जाते हैं। तो एआई हमें रेगुलेट नहीं करता, हम एआई को रेगुलेट करते हैं। तो जो मैडम बताया कि हमें एआई का यूज करना है पॉजिटिव वे में, हम एआई के ऊपर पूर्णतः डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि सारा काम आपका एआई के तरीके से या एआई के द्वारा होगा। तो लेट सपोज आप देखते फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल में जब गोल होता है तो वो उस पूरी टीम की और जो भी खिलाड़ी गोल करता है उसकी रणनीति की सफलता है कि वो फुटबॉल को किस तरीके से गोल पे ले जा रहे हैं। उसमें फुटबॉल की कोई
वो नहीं है, जो बॉल है उसका कोई नहीं है, उसको चाहे तो ए टीम का बंदा दूसरे गोल में डाल दे और चाहे तो बी टीम का बंदा ए में गोल में डाल दे। तो फुटबॉल के गोल में जो फुटबॉल यूज़ हो रही है उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उसको कौन कितने इफेक्टिवली खेल रहा है, कौन कितने इफेक्टिवली उसको यूटिलाइज कर रहा है, उस टीम की विजय है। तो आप इसको ये समझें कि AI इज़ लाइक अ फुटबॉल विच कैन डू वंडर्स फॉर अस। लेकिन वो वंडर कैसे करेगा? लेट्स सपोज आप सिंपल से, मैडम ने चैट GPT का ही एग्जांपल लिया कि आप 5 लोग बैठे हैं, कि आपने लेट्स सपोज कि आपको भारत का संविधान कैसे बना इसकी जानकारी चाहिए, तो AI से आप एक आदमी ये सवाल पूछेगा कि भारत का संविधान कैसे बना, उसका मान लीजिए 200 शब्दों में वो जवाब दे देगा। आप में से दूसरा आदमी उसी सवाल को पूछेगा कि भाई ये कब बनना चालू हुआ, उस बनने में कितने लोग थे और उसमें क्या डिस्कशन हुआ और कब बना। उसने ज़्यादा डिटेलिंग कर दी तो उसके जो जवाब आएंगे AI प्रॉम्प्ट से वो ज़्यादा आ जाएंगे। अब तीसरे ने और बता दिया कि भाई इसमें जो लेट्स सपोज कि जो रिजर्वेशन के ऊपर डिबेट्स थी उसमें किन किन लोगों ने भाग लिया था, जो इमरजेंसी पावर का जब डिस्कशन हो रहा था उसमें किन किन लोगों ने भाग लिया था, और जो उसका जवाब आएगा वो और ज़्यादा एलेबोरेट आएगा। तो फुटबॉल यानी कि जो AI का डाटा बैंक वो एक है, लेकिन 4 लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से यूज़ किया और जिसने ज़्यादा बेहतर से यूज़ किया उसे उतना बेहतर रिजल्ट मिला। अब मैं आपके उस चीज़ पे आता हूँ, AI वर्सेस AI। देखिए AI वर्सेस AI कोई चीज़ नहीं होती। आपके सामने कोई सवाल है, लेट सपोज एक, जब मैं इफ्सो में DCP था तो एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस का डीप फेक वीडियो आया था, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमारा जो सवाल था या जो क्वेश्चन था कि ये ओरिजिनल है कि डीप फेक है, तो वो AI टूल से बनाया गया था। तो हमने जो दूसरे AI टूल हैं उनको यूज़ किया, उससे हमें ये पता चल गया कि ये डीप फेक है, इस जगह पे इम्पोजिशन हुई है। फिर हमने और हायर वाले टूल्स यूज़ किए कि उसमें से पता चल गया जब ये चेहरा है एक्ट्रेस का सुपर इम्पोज हुआ है, बॉडी किसकी है, तो वो बॉडी हमें पता चल गई, बॉडी ये अलग है। फिर हमने इसको वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डाटा एनालाइज किया तो हमें पता चला कि ये पर्टिकुलर वीडियो जो ओरिजिनल ये है और जो डीप फेक या मॉर्फ्ड है वो ये है। अब सवाल आता है उसे ढूंढना, तो उसको ढूंढने के लिए तो हमने ट्रेडिशनल पुलिसिंग का ही यूज़ किया। तो उस डीप फेक की जो अल्टीमेट जिस आदमी ने बनाया था, गुंटूर तक हम पहुँचे 2.5 महीने की एफर्ट के बाद, जिसमें हमने 10 अलग अलग राज्यों में गए, वो संभव हो पाया जो हमारी नॉर्मल पुलिसिंग थी। अगर आप सोचिए कि ऐसा कोई टूल है जिसमें हम ये डाल दें ये वीडियो और वहाँ से हमें जवाब मिल जाए कि ये इस मशीन में इस जगह इस समय पे बना है, तो वो एक मिथ है। आपको जो आपकी ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो एक होता है कि जल्दी आंसर वाला, लेकिन जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे तब तक आप जल्दी आंसर वाली जो ट्रिक्स हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रिक आपको तब काम आएगी जब आपके बेसिक्स क्लियर है। जी, बहुत खूब, ये बहुत अहम सवाल था और इसका जवाब मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छे अंदाज में मिल गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहती हैं? गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ दीपांशी। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या AI टेररिज्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? जी, यानी जी बिल्कुल, AI टेररिज्म में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और काउंटर टेररिज्म में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देखिए, आप इसको टेरर और उससे मत देखिए, बात है कि आपके कई टास्क हैं और उसको आपको ईजी करना है। तो टेररिज्म में अगर आपके कई टास्क हैं, आपको कोई सामान चाहिए कोई एक्सप्लोजिव बनाने के लिए, तो AI आपको बताएगा कि भाई कहाँ से प्रोक्योर कर सकते हैं या कितनी जल्दी मिल सकता है। कोई आपको नए तरीके चाहिए वो बता सकता है। लेकिन काउंटर टेरर में भी AI का उतना ही उपयोग है। तो ये तो AI और फॉर दैट मैटर एनीथिंग। आप सुई देखिए, सुई से आप कपड़े सिलते हैं और सुई से आप किसी आदमी की हत्या भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑलवेज अ डबल एज वेपन। तो इसमें एज अ मीन्स जो हमारे रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के लिए या एक जो संस्था सरकार होने के कारण हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसका सदुपयोग करें और अगर कहीं कोई दुरुपयोग हो रहा है तो उसकी सही जगह जानकारी जाके दें। और इसमें मैं भी कुछ जी, एक जी, ऐड जरूर। करना चाहूँगी जी, कि मैडम। यहाँ पे कि आपने टेररिज्म की बात करी, फॉर दैट मैटर ये सोसाइटी के लिए, सेफ्टी के लिए कैसे एनहांस करता है। जैसे एक AI की टेक्नोलॉजी है पैटर्न रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एक दिल्ली का एक ब्लाइंड केस था जिसमें कि 30 ऑफिसर्स को डिप्यूट किया गया था। तो एक इमेज जो अनआइडेंटिफाइड इमेज थी उसको AI टूल की मदद के साथ और उस इमेज को क्रिएट किया गया और जो दिल्ली का जो क्राइम सेंटर में
जो क्राइम और क्रिमिनल नेटवर्क है उस पर शेयर किया गया, तो जिससे उस मृत व्यक्ति के जो उसके जो परिजन थे, भाई बहन ने उस इमेज से उनकी पहचान करी थी। तो ये जो हम बात कर रहे हैं पैटर्न रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, तो ये सारे जो एआई से टूल हैं तो ये बहुत कारगर हैं हमारी सोसाइटी में को जो सेफ्टी और जो सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं लॉ एनफोर्समेंट में बहुत हेल्प करता है। पहले इस तरह के मसले बहुत आते थे जहाँ रिकग्निशन नहीं हो पाता था, एक लंबे वक्त तक अखबार में हम देखते थे, इश्तिहार आते थे, लेकिन क्या वाकई ये पैटर्न रिकग्निशन जो है बहुत तेज़ी से कामयाब हुआ है अहमद सर? बहुत तेज़ी से, और मैडम ने ये एक धागा खोल दिया है। तो और मुझे अभी बात करते करते ही याद आया, अगर आप लोग अखबारों को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा अभी 1-2 दिन पहले न्यूज़ आई है कि जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है उन्होंने 8 लोगों को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है जो कि संदिग्ध गतिविधि में या आतंकवादी गतिविधि में इन्वॉल्व थे। तो उसमें भी जो ये आपका पेटेंट रिकग्निशन का जो तरीका है वो यूज़ हुआ है कि कुछ लोगों ने कहीं पे जाके कुछ संदिग्ध पोस्टर लगाए, वहाँ से सीसीटीवी इमेज करके कलेक्ट करके जो MHA के पोर्टल है गांडीव में वो इमेज डाली गई, उससे 10,000 सिमिलर इमेजेस आई। फिर उनको शॉर्टलिस्ट करते हुए 8 जो आइडेंटिकल टाइप की इमेजेस उनको फाइंड आउट किया गया। फिर उन 8 को टेक्निकल जो मतलब और डाटा हमारे साथ अवेलेबल था उनके साथ मैच किया गया, जिससे उन लोगों को पहचाना गया। तो किस तरीके से ये AI के जो मॉडल्स हैं जो कि मीन्स हमारी केंद्र सरकार ने समस्त पूरे देश के लिए बना रखे हैं, जिसमें कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उसे यूज़ करती है, उसका उपयोग करके मतलब बड़ी आसानी से, अदरवाइज केस तो तब भी क्रैक होता है, लेकिन जो काम हमने 1 हफ्ते में कर लिया हो सकता है उसको काम करने को हमें 6 महीने लग जाते हैं और एक लंबा समय लग सकता है, बहुत कम समय के अंदर और सिर्फ क्योंकि उनके पास इतना बड़ा डाटा बैंक है, उससे मिलते जुलते सारे चेहरे जहाँ पे भी अवेलेबल थे सारे हमें आ गए। फिर हमने अपने पास जो डाटा हमारे पास टेक्निकल डाटा था उसके साथ कोलैच करते करते 8 तक पहुँचे, फाइनली एक्चुअल 2 तक पहुँचे। जी, ये तमाम तरीके हैं जो आपके माध्यम से हम जान पा रहे हैं कि किस तरह से AI जो है हमारे पूरे पुलिस के जो सिस्टम में, पुलिस के निज़ाम के अंदर तब्दीली को पैदा कर रहा है और सामने आ रहे हैं ये वाक़यात इस तरह के, और कहीं ना कहीं हम अपने जो सिस्टम हो उसको मजबूत करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। जी, क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहती हैं? नमस्ते, मेरा नाम वंशिका है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपके ओपिनियन में जुडिशियल डिस्कशन में AI को इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जुडिशियल डिस्कशन में सबसे पहले श्वेता जी से इसके ऊपर एक ओपिनियन लेना चाहूँगा, उसके बाद फिर हेमंत जी से भी लेंगे। जी, अभी आज के टाइम में हमने इसको इंटीग्रेट किया है ताकि जो कोर्ट का जो वर्कलोड है उसको कम किया जा सके, लेकिन आई थिंक इस प्रोग्राम में ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने हर क्षेत्र में इसको इंटीग्रेट किया है और कर भी रहे हैं, लेकिन ये बताना इस प्रोग्राम के माध्यम से ये जानकारी भी अपने दर्शकों को देना बहुत ज़रूरी है कि इंटीग्रेशन के साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हम फेस करते हैं, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस और लीगल बैरियर्स भी हैं इसमें कुछ। जैसे चैलेंजेस की हम बात करें, देखिए AI का जो फ्यूल है वो डेटा है। AI किस पे काम करता है? वो एक एल्गोरिदम है जो कि डेटा पे काम करता है। अगर देखिए डेटा अनइवन है, डेटा स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो जो रिज़ल्ट AI से हम ले सकते हैं हम वो रिज़ल्ट नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले बड़ा चैलेंज जो है हमारे लिए। दूसरा, मैंने जो बात करी, जो बिगेस्ट चैलेंज है कि AI लिटरेसी की बात करना, कि जैसे हम ऐसे और प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करें ताकि हम सोसाइटी को लिटरेट कर पाएँ रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि अगर हम अर्बन एरिया, सेमी अर्बन और द रूरल एरिया की बात करें, जहाँ पे जो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसका बहुत बड़ा इशू है। देखिए इसका जो यूज़ है, क्योंकि ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसकी यूसेज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी, तो उसको भी हमें करने की, उस पर भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा मैं इसमें बताना चाहूँगी कि सबसे बड़ा जो लीगल बैरियर है वो ये है, प्राइवेसी का इशू है। और ये हम ही नहीं फेस कर रहे कि जो कंट्रीज़ हैं, अगर हम US की बात करें, UK की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जहाँ पे फुली इंटीग्रेटेड है, वो भी इन प्रॉब्लम्स के साथ, इन बैरियर्स के साथ, वो भी इन बैरियर्स को फेस कर रहे हैं, जिसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन और बायस। तो हम भी इस पे साथ के साथ काम कर रहे हैं, और कंट्रीज़ जिन्होंने फुली इंटीग्रेट किया है वो भी इस निगरानी को देख रही हैं कि ह्यूमन ओवरसाइट की
जो यूसेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और जैसे आपने इसके ताल्लुक से कहा कि ट्रांसपेरेंसी की भी आपने बात कही, और सबसे अहम जो मुद्दा निकल करके आता है वो प्राइवेसी का आता है। हेमंत जी, हमने बहुत सारे मामलात नए नए एआई के माध्यम से होते हुए देखे, जहां हमने देखा कि डीप फेक तो था ही, उसके बाद हमने डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल रेप जैसे मामलात भी देखे। तो कितनी एक ख़तरनाक भी होती जा रही है लोगों के लिए जो टेक्नोलॉजी थी, और किस तरह से फिर हमने उसको टैकल करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए, ये जो दो बहुत ही अलग अलग मुद्दे हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, डिजिटल रेप और डिजिटल अरेस्ट। तो मैं पहले आपको डिजिटल अरेस्ट के मामले में बताता हूँ कि डिजिटल अरेस्ट जो है वो एक तरीके से आपको फियर साइकोसिस में डालता है। हमारे पास प्रोग्राम उतना समय नहीं है कि मैं पूरी आपको मतलब उसकी प्रक्रिया समझाता हूँ, लेकिन आप ये समझिए कि कोई आपको अनजान आदमी फ़ोन करता है और किसी न किसी कारण से आपको डराएगा कि आप XYZ लॉ एनफोर्समेंट का, CBI, ED का, और आपका कुछ गलत हुआ है और आपके साथ अब अगर आप ये बात नहीं, किसी को भी अगर आपने ये बात शेयर की तो आपके जो नियर और डियर वन हैं उनको क्षति पहुंचेगी। तो पहले तो आप ये बात समझ लें कि जो आदमी आपको फ़ोन कर रहा है उसके पास आपका कुछ भी नहीं है डाटा, अधिकतम आपका नाम और नंबर है। उसके बाद का सारा डाटा हम खुद उसे बताते हैं जो उसके फ़ोन का इंटरेक्शन होता है जी। तो पहले तो ये बात आपको दिमाग से बिल्कुल निकाल लेनी है कि आपको कोई निगरानी कर रहा है, उसके बाद आपको फ़ोन कर रहा है। दूसरी बात, जो अभी नए लॉ बने हैं या जो पुराने भी लॉ थे, किसी में भी कोई डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। जो अरेस्ट का मतलब भी लॉ में है, मैडम बताएंगी, उसमें फिजिकल आपकी कस्टडी लेनी होती है। मतलब शरीर का कोई हिस्सा आपके शरीर के हिस्से को टच करके कस्टडी लेता है कि यू आर अंडर माई कस्टडी। तो अगर आप दूर बैठे तो भी वो कस्टडी टेक्निकली नहीं होती। तो टच करना इतना अनिवार्य है, तो डिजिटल दूर से बैठ के आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और आपने बताया कि कोई प्रोविजन ही नहीं है, प्रोविजन ही नहीं है ये संभव। मतलब अगर आप एक कमरे में भी बैठे हैं तो बोलने से आप अरेस्ट हो गए नहीं होगा। टेक्निकल अरेस्ट तभी होगा जब मैं आपके पास जाके आपके हाथ को पकड़ूंगा, अगर हीनियस क्राइम किया तो हथकड़ी लगाऊंगा। सिर्फ बोलने मात्र से कोई अरेस्ट नहीं हो जाता। सर, वीडियो कॉल्स आती हैं, उसके अंदर दिखता है कि कोई पुलिस ऑफिसर ही बैठा है पीछे, ये कुल मिला के जो वीडियो कॉल कर रहा है वो पहले भी आपको जो आपने देखा होगा, अभी पुरानी एक पिक्चर आई थी स्पेशल 26, कोई CBI बन के आ गए, आपने यहाँ छापा डाल दिया। अब उसी चीज़ को उन्होंने डिजिटल उसमें कर दिया है कि वो खुद नहीं आते, अब वो दूर से ही आपको फ़ोन करके बोलते हैं कि हम CBI हैं या हम ED हैं। तो ये तो एक विषय है, और इसका समाधान है जागरूकता। इसका समाधान है कि जितने आप जागरूक हों और जितने सख्त से सख्त इसमें हम लोग कदम उठा सकते वो हम उठा रहे हैं। बस अब प्रोग्राम हम बिल्कुल हमारे आखिरी उसमें आ गया है, और अब एक आखिरी सवाल ले लेते हैं जल्दी से। जी, क्या नाम है, क्या पूछना चाहते हैं? क्या AI लीगल ड्राफ्टिंग में लॉयर्स का वर्कलोड कम कर सकता है? ड्राफ्टिंग में मैडम एक बड़ा अहम सवाल, और ये यहाँ से नहीं, ये अदालतों से भी आ रहा है सवाल, तो इसलिए मैं चाहूँगा देखिए, मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगी कि जो लीगल ड्राफ्टिंग, आप इसको AI को एक असिस्टेड टूल की तरह इस्तेमाल करिए। आप इसको, मैं बार बार आपको इस पेशकश के माध्यम से ये जागरूक करना चाहूँगी कि हमें इस पे फुली डिपेंडेंट नहीं होना है। अगर आप इस पे फुली डिपेंडेंट होंगे तो आप उसको कैसे एनालाइज करेंगे कि वो जो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि जो AI है वो ज़रूरी नहीं है कि जितनी बार आप उसको प्रॉम्प्ट करते हैं वो उतनी बार आपको जो रिज़ल्ट है वो 100% सही देता है। तो इसलिए रिलाई होने से ड्राफ्टिंग, क्योंकि आपको तो कोर्ट में अपीयर होना है, किसी की राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात है, तो इसीलिए आपको इस पे जो मैनुअल है, जो स्टूडेंट हैं या जो लॉयर्स हैं, इसके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि इस पे लीगल ड्राफ्टिंग के लिए हमें AI पे रिलाई होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अब एक आखिरी ओपिनियन हम हेमंत जी से लेंगे कि जो हमारी नई जनरेशन है जो इस वक्त बहुत तेज़ी से AI टूल्स की तरफ बढ़ रही है, उनका इस्तेमाल कर रही है, उसे किस तरह की सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, और क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो दिल्ली पुलिस के ज़रिए आप उनको बताना चाहते हैं? सबसे पहले मैं जो बताना चाहूँगा, जो मैडम बार बार बता रही हैं कि AI इज़ देयर टू हेल्प अस, वो हमें ओवरटेक नहीं कर सकता, वो हमने बनाया है, वो हमें चलाने के लिए नहीं बना है। तो जो भी यंग जनरेशन AI टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, उन्हें ये मानना चाहिए कि जो AI उन्हें जवाब दे रहा है या जो गूगल उन्हें जवाब दे रहा है, जो विकिपीडिया में लिखा है, वो सब कुछ सही नहीं है। जो हम जैसे, आप जैसे लोगों ने जो अपलोड किया है, जो डाटा उसे दिया है, उसको वो एनालाइज कर रहा है। तो आप AI को एक स्मार्ट टूल के लिए, अपने असिस्टेंस के लिए यूज़ करें तो इट विल
डू वंडर्स टू यू, ये आपका समय भी बचाएगा। लेकिन अगर आपने एआई को ही सब कुछ मान लिया, आपने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है उसे बिल्कुल सत्य मान लिया जीवन का कि यही सत्य है, तो फिर आप समझिए आप समस्या में आएंगे। आप उन्हें जैसा यूज़ करना चाहेंगे वो वैसा आपको जवाब देगा, तो आप उसे सिर्फ एक असिस्टेंट टूल की तरह यूज़ करें, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने पहले भी सवाल किया था, जो इसमें भी आता है कि एआई टूल्स हैं। जब आप लोग आजकल देखिए, हम ज़्यादा समय अपना डिजिटल वर्ल्ड में गुजार रहे हैं, तो फिजिकल वर्ल्ड में हमारी फ्रेंडशिप दोस्ती नहीं हो रही है। तो आप जितने भी अनजान लोगों से सोशल मीडिया टूल पे मिल रहे हैं, आप वहाँ पे भी प्रेडिक्टिव एनालिसिस यूज़ करते हैं। अनेकों तरीके के फ्रेंडशिप ऐप आ रखे हैं जिसमें आप फ्रेंडशिप करते हैं। आप एक पर्टिकुलर तरीके की रिक्वायरमेंट डालते हैं और उससे जवाब आते हैं। तो इन सब को अगर आप थोड़ा सा थॉटफुली यूज़ करें तो बेटर होगा। और बिना देखे, बिना मिले किसी से इमोशनल डिपेंडेंस करना जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वर्चुअल इंटरेक्शन इज़ अ रेसिपी टू डिजास्टर। तो इससे आपको बिल्कुल, और ये हमारे माँ बाप को भी ये समझना होगा, जो यंग जनरेशन जा रही है। जब हम बच्चे थे और स्कूल जाते थे, हमें बताया जाता था कि कोई अनजान आदमी जब हमें मिले, वो कोई खाने की चीज़ दे तो आपको नहीं खाना है। आप सभी को भी बताया गया होगा। अभी भी बच्चे, जो माँ बाप हैं, अपने बच्चों को ये बता रहे हैं। लेकिन कोई भी डिजिटल जो वो हमारी है, जो डिजिटल वर्ल्ड में जो हमें जो लोग स्टेप्स लेने चाहिए, उसके बारे में ना तो कोई माँ बाप बता रहे हैं, ना कोई स्कूल पढ़ा रहा है, और किसी भी तरीके से समाज में ये जो नॉलेज है या ये जो शिक्षा है वो नहीं दी जा रही। तो इस तरीके से जो हमारी यंग पीढ़ी है, एक तरीके से लेकिन सबक वही काम करेगा जो आपने बताया, जो माता पिता का दिया हुआ सबक था कि आप अनजान आदमियों से जरा बच करके रहें, अगर वो कुछ दें तो ना लें। और इस तरह से जो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी दोस्ती बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं वही हमारे लिए आगे चलकर खतरे का बाइस भी बन जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में दोस्ती बढ़ा सकते हैं, इमोशनल डिपेंडेंस नहीं करना विदाउट नोइंग अ पर्सन फिजिकली। बहुत खूब। और ये तमाम बातें वो थी जिनका जानना और समझना हम सबके लिए ज़रूरी हो जाता है। मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज के इस मौजू पर अपने तजुर्बे से आपने रोशनी डाली। तमाम स्टूडेंट्स का भी शुक्रिया कि आपने अपने सवालों से आज की इस पेशकश को बहुत खूबसूरत बनाया। और तमाम नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस प्रोग्राम को मोहब्बत से नवाजने के लिए आप अपने राय मशवरे हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hopdurdu@gmail.com। आज की इस पेशकश को हम यहीं मुकम्मल करेंगे, फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू पर गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।